जो कि 2024 में आया हुआ है, उन्हीं का आज हम लोग भूगोल को देखने वाले हैं। ये सभी जो है घटना चक्र में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और इसका PDF आप टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो है होता है वह सौरमंडल का भाग नहीं होता है। क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु जो होते हैं ये सभी जो होते हैं सौरमंडल के भाग होते हैं, लेकिन निहारिका नहीं होता है। सॉल्यूशन दिया गया है कि सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका जो होता है सौरमंडल का भाग नहीं होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो ये अक्षांश रेखाएं जो होती है वह 179 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। है कि एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं, जिनमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होती है। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर की बिंदु की कोणीय दूरी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में पल्सर जो होता है यह घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ब्रह्मांड में पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। किसके रूप में देखे जाते हैं, तो पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो होता है वह सूर्य होता है। सौरमंडल का मुखिया भी सूर्य को ही कहा जाता है। इसका सॉल्यूशन दिया गया था कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे वैज्ञानिक कौन थे। तो यह थे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित निबंध में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यानी पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को कितना समय लगता है, लगभग जो लगता है एक्यूरेट 22.5 वर्ष लगता है, लेकिन लगभग में यहाँ आंसर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है सॉल्यूशन कि सूर्य हमारे आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारे को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य जो होता है वह गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर होता है। गैलेक्टिक केंद्र में लगभग 7.94 KPC या 25.896 लगभग कर सकते हैं 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा 720,000 किलोमीटर औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में 22.5 वर्ष से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहलाती है। इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश कहीं लिखा रहता है, कहीं पे हिंदी में लिखा रहता है। कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में ऑप्शन डी से होगा, जिसमें दिया गया था 25 करोड़ वर्ष।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में जो होते हैं वह 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या होता है, सप्तऋषि होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 अज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटॉन एवं नेरीड प्रमुख है। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। ये बुध और शुक्र ग्रह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बुध को सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति ग्रह होता है। शुक्र जो होता है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है यह क्या होता है, तो शुक्र ग्रह होता है, जिसका तापमान मध्य तापमान जो होता है लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार, यही आपको पहले बताए हम कि इवनिंग स्टार यानी सुबह का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति, अरुण एवं वरुण जो होता है यह वलय से युक्त ग्रह होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग जो लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग कह सकते हैं। वैसे एक्यूरेट जो होता है 8 मिनट 19 सेकेंड 6 नैनो सेकेंड लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन लगते हैं, तो 365.25 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन दिया गया है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 ईस्वी में अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिनमें से 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट यानी 9 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकेंड की गणना की गई। ऐसे वर्ष को परिवर्ष कहा जाता है। ऐसे वर्ष को क्या कहा जाता है, परिवर्ष कहते हैं। 2 क्रमागत उपसरों के बीच के समय को परिवर्ष कहा जाता है। ये हम जो है सॉल्यूशन जो इतना का पढ़े हैं ये आपके लिए सिर्फ बताए हैं, लेकिन इसमें से बहुत कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा इतने सॉल्यूशन में कि कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की
पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो लगभग जो होता है यह इसका आंसर नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट, मिनट में पूछा गया है। आप ऊपर देखिए करीब करीब प्रति मिनट यहाँ पे दिया गया है कि प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट दूरी तय कर लेती है, प्रति मिनट दूरी तय कर लेती है। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपने धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसी आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति जो होती है वह 1670 में, अगर ये घंटा में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मिनट में लाएंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अर्थात यह जो होगा 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में उत्तर नहीं दिया गया था, इसलिए इसका आंसर में स्टार लगा दिया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना किस अक्षांश के पास रहती है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। यहाँ पे 23 लिखा गया है, तो ये भी सही है, लगभग बताना था इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरियोलस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलस बल जो होता है यह किस कारण होता है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वह बृहस्पति ग्रह होता है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, जैसे बृहस्पति सबसे आकार में बड़ा है, उसके बाद शनि है, इसके बाद अरुण है, इसके बाद वरुण है, और इसके बाद वरुण के बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है। पृथ्वी जो होता है 5वें नंबर पर आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी के बाद शुक्र आता है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बुध आता है। यहाँ पे नोट में दिया गया है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह का इंग्लिश मीनिंग जुपिटर होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो होता है वह सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह का घनत्व जो होता है वह 687 kg पर मीटर क्यूब होता है। 687 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसके बाद पृथ्वी का जो घनत्व होता है 5514 किलोमीटर पर मीटर क्यूब पृथ्वी का जो घनत्व होता है वह 5514 kg पर मीटर क्यूब होता है। मंगल का जो घनत्व होता है, मंगल ग्रह का जो घनत्व होता है वह 3934 kg पर मीटर क्यूब होता है। शुक्र का जो घनत्व होता है वह 5243 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इस प्रकार आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यही आगे दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? निकेल और फेरम की। फेरम किसे कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है, यानी निकेल और लोहा की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश समय लेता है। तो यह कितना समय लेता है? लगभग 29.4 वर्ष लेता है। 29.4 वर्ष लेता है। ऑप्शन में 29.5 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 83.7 वर्ष लेता है। 83.7 वर्ष लेता है, यानी लगभग 84 वर्ष लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी जो विज्ञान होता है वह किससे संबंधित होता है? तो पृथ्वी के आयाम की माप से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अपघटक जो होते हैं वह जीवाणु होते हैं। उत्पादक जो होते हैं यह हिरण नहीं बल्कि घास होता है। घास क्या होता है? उत्पादक होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है इसके अंतर्गत शाकाहारी आते हैं, जैसे हिरण हो जाएगा। इसके बाद जीवाणु जो आते हैं तेंदुआ, ये जो तेंदुआ जो है यह द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो सबसे महाद्वीप को ही महादेश कहा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो या महादेश जो है यह एशिया है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया है। उसके बाद अफ्रीका है। लेकिन सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है यह सवाना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये पंपास कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है? पंपास जो है कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को जो है पंपास कहा जाता है। ये पंपास जो है ये दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना भी आ जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। निम्नलिखित में किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी जो होती है इसे खगोलीय इकाई कहा जाता है, यानी खगोलीय इकाई में इसे मापा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो यह क्या है? SW उल्टरीज ने, WM डेविस ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये प्लेटफॉर्म का जो सेट आया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है WM डेविस के बारे में। ये हूबहू क्वेश्चन है वहाँ पे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है वह किस किस देश से होकर गुजरती है? तो यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है, स्पेन से होकर गुजरती है, माली से होकर गुजरती है, टोगो से होकर गुजरती है, फ्रांस से होकर गुजरती है, अल्जीरिया से होकर गुजरती है और बुर्किना फासो से होकर गुजरती है। इसके बाद घाना देश से भी होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये प्रधान मध्याह्न रेखा, ये किस किस देश से होकर गुजरती है? ये दरोगा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर में कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। और 90 देशांतर में कितना मिनट का अंतर हो जाएगा? 90 देशांतर में जो है इस प्रकार 360 मिनट का अंतर हो जाएगा। 360 मिनट का अंतर हो जाएगा, यानी 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो 6 अब अपराह्न होगा या पूर्वाह्न होगा? तो पूर्वी देशांतर पर स्थित जो है तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह जो होगा PM में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये दिशा देखा जाता है ग्रीनविच से किस दिशा में होता है, तो उस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यह किस पठार पर काटती है? बघेलखंड के पठार पर काटती है। बघेलखंड का पठार जो है यह कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। यहीं पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों
गुजरती है। भारत से मानक समय रेखा जो गुजरती है कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन के अनुसार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और रॉकी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कराल एक निर्मित संरचना है। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो यह कहाँ की है, तो दक्षिणी अफ्रीका की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कराल जो है यह दक्षिणी अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़े के चारों ओर समांतर गोलाई में बनाई जाती है झोपड़ीनुमा संरचनाओं को कहा जाता है। कराल जो होता है दक्षिण अफ्रीका में लकड़ी एवं झाड़ियों से मवेशियों के लिए घर जो बनाया जाता है गोलाई में, उसी को झोपड़ीनुमा संरचना कहा जाता है और उसी को जो है कराल कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के जो है कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है, तो आधा हिस्सा जो है लगभग चीन देश में है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्या का लगभग आधा चीन में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है वह आटाकामा मरुस्थल यानी रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीपीएससी टी 3.0 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि सहारा मरुस्थल जो है यह किस प्रकार का मरुस्थल है, गर्म है या ठंडा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता कि सहारा जो मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तुमापल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। यहाँ कहाँ पे अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। कहाँ से खींची जाती है, तो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है सॉल्यूशन में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है उसे मोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दूसरे स्थान पर जो है वह अफ्रीका आता है। तो एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल जो है 44,56,85,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद जो है अन्य महाद्वीपों का क्षेत्रफल जो है अफ्रीका का कितना है, तो 3,65,000 क्षेत्रफल है इसका। इसी प्रकार आप ये देख लीजिए, वैसे तो इम्पोर्टेंट होता है सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, उसके बाद लास्ट में 2 नंबर का आप याद रख लीजिए। लास्ट में सबसे छोटा जो महादेश है वह ऑस्ट्रेलिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सबसे अधिक देश जो है वह अफ्रीका महादेश में है। कितना देश है, तो इसमें 54 देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है, तो यह अपघर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है। एक सटीक कथन इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। यह कथन ही सिर्फ सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और जापान के बारे में जानते हैं कि जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियाँ हैं। मत्स्यन वहाँ की प्रमुख गतिविधि है। वहाँ खनिज संसाधन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा वहाँ पर
वहाँ की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया है। अतः जापान में प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विकल्प ए ही कथन का सर्वाधिक सटीक आंसर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया का सबसे अधिक लवणता है। तो दुनिया का सबसे अधिक लवणता किस सागर में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है मृत सागर में। मृत सागर में जो है ऐसा पानी नमकीन होता है जिसमें आदमी तैर भी सकता है। आदमी मृत सागर में नहीं डूबता है। दिया गया है सॉल्यूशन में कि सागरों में सर्वाधिक लवणता मृत सागरों में 280 से 240% होता है। हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता जो होती है तुर्की के वान झील में है। तुर्की की वान झील में है, वहाँ पर कितना है तो 330 से 335% पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो यह कौन सा देश है। ऑप्शन के अनुसार चिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। सर्वाधिक द्वीप जो है यह किस देश में है तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में कितना है तो 17,508 द्वीप है। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप है। वहीं फिलीपींस में 7641 है। और मालदीव में कितना है, मालदीव में जो है 1192 द्वीप है। मालदीव में 1192 द्वीप है। और क्यूबा में जो है 4195 द्वीप है। क्यूबा में 4195 द्वीप है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है। तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा द्वीप है वह जो है कौन सा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो बोर्नियो द्वीप। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन किस देश में है। सबसे बड़ा सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन किस देश में है, तो यह किस देश में पड़ता है, रूस देश में पड़ता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित सबसे बड़ा देश जो है यह कौन सा देश है, तो यह देश है जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद फिलीपींस आता है, उसके बाद न्यूजीलैंड आता है, उसके बाद क्यूबा आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताना है। तो जापान में जो है मुख्य 4 द्वीप है, होन्शु है, होक्काइडो है, शिकोकू है और क्यूशू है। यही चारों द्वीप जापान में पड़ता है। और सबसे बड़ा द्वीप जो है यह होन्शु द्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड जो है निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो यह डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। वही इससे पहले आपको हम बताए थे, उसमें नहीं दिया गया है था ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है वह 1 से 3 मीटर तक होती है।
अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वह ए वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। ए वेगनर का फुल फॉर्म जो होता है अल्फ्रेड वेगनर होता है। जैसे बहुत लड़का क्वेश्चन गलती किया था कि ऐसे पीके श्रीवास्तव को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पूछा गया था कि किसी का अध्यक्ष पूछा गया था बीपीएससी 3.0 में। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, उसका भी प्रीवियस ईयर चैनल पे डला हुआ है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आग्नेय चट्टान जो होते हैं यह पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनता है। ये रवेदार होती है, इसमें परतें नहीं पाई जाती है, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम इसमें होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो होती है ये सेल स्तरों में निक्षेपित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अवसादी सेल जो होता है, अवसादी सेल का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म और परतें पाई जाती है, किंतु ये रवेदार नहीं होती है। इसका उल्टा क्या था, आग्नेय था, उसमें जीवाश्म और परतें नहीं पाई जाती थी, लेकिन इसमें पाया जाता है। ये सेलें इसमें रवेदार होती है, इसमें रवेदार नहीं होते हैं, मगर अब आग्नेय सेल में रवेदार होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है, तो एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती है, ये सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। इसके बाद और क्या कथन दिया गया है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाके नहीं ड्रमलिन युक्त इलाके की विशेषता होती है। यहाँ एस्कर युक्त की नहीं, तो ये गलत है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होती है, ये सही है। इसका राइट आंसर जो है क्या था, सॉरी एस्कर के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये भी सही है मगर ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से हम कुछ और बता दिए थे कि दिया गया है सॉल्यूशन में कि ग्लेशियर या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे, संकरे और कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना जो होती है बजरी, रेत तथा कंकर पत्थर द्वारा होती है, ये कथन में दिया गया था। हिमनद के निक्षेप द्वारा स्थल रूप में ड्रमलिन गोलास मृत्तिका द्वारा एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनकी आकार उल्टी नौका या उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति जो होती है, यहाँ पे दिया गया है कि ड्रमलिन युक्त इलाके की विशेषता है, यही बताया मैंने। वो ड्रमलिन और एस्कर युक्त दोनों एक ही है। यहाँ पे जो हम बताए एस्कर युक्त, ये और ड्रमलिन दोनों एक ही है। एस्कर युक्त और ड्रमलिन दोनों एक ही इलाके की विशेषता है। इसका जो है 1, 2, 3 तीनों सही है, मगर चौथा गलत है। यहाँ पे ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एटना क्या है। माउंट एटना जो होता है यह एक ज्वालामुखी होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो होती है 3357 मीटर है। लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि माउंट एटना किस प्रकार की ज्वालामुखी है। ऑप्शन में दिया गया है होता है सक्रिय ज्वालामुखी होती है, निष्क्रिय ज्वालामुखी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ जो होता है यह किसका उदाहरण होता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोना लोआ अमेरिका में स्थित है, कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसमें परिणामी
संभावित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अर्धगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। ये सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ये भी सही है। इसके बाद अगला है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबी हुई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त लगभग 50 लाख से अधिक लोगों के मौत के घाट उतारा। नहीं, यह लगभग 50 लाख नहीं बल्कि 2 से 3 लाख लोगों के मौत के घाट ही उतारा। तो इसका गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गलत के बारे में पूछा गया है। और अगला है कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। यह भी सही है। कौन गलत था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वही गलत था। यहाँ पे दिया गया है सबका विवरण। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी होती है वह किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी नदी है? मर्रे और डार्लिंग जो है ये दोनों नदियां हैं। यह कहाँ की नदी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है मर्रे और डार्लिंग। विक्टोरिया एवं चाड यह अफ्रीका की झील है। कहाँ की झील है? अफ्रीका की झील है। और ये जो है ईरी और ह्यूरन ये भी झील ही है, मगर यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की झील है। इसके बाद स्वेज एवं पनामा जो है यह दोनों नहर है। तो नदी पूछा गया था तो मर्रे एवं डार्लिंग ही सिर्फ नदी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। हैदराबाद जो है यह भारत में भी पड़ता है। हैदराबाद की राजधानी भारत में कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद भारत में। और पाकिस्तान में भी हैदराबाद पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। कोयले का सबसे संचित भंडार जो है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा कोयले का सिंचित भंडार है। इसका सॉल्यूशन देखिए कि कोयले का सबसे बड़ा सिंचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसके बाद क्रमशः रूस एवं ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। ध्यातव्य है कि विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडारों में भारत का 5वां स्थान है। भारत का कितवां स्थान है कोयले के संचित भंडार में? तो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कोयले के शीर्ष उत्पादक देशों में क्रमशः चीन है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है कोयले का वह चीन है, लेकिन सबसे बड़ा संचित भंडार जो है वह अमेरिका के पास है। चीन के बाद जो है उत्पादक देशों में भारत आता है, इंडोनेशिया आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो था यह चीन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद कौन सा आता है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट जो है यह किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है ग्रेट लेक्स, इसका सॉल्यूशन चलिए देखते हैं कि राष्ट्र बाउल जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने का आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनियास, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स, पिट्स प्रदेश आदि शामिल है। यानी इसका राइट आंसर जो है एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनमें से कहाँ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट लेक्स प्रदेश में और पीटर्सबर्ग प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। और क्वेश्चन आपको हम इसलिए फास्ट करा रहे हैं क्योंकि ये पूरा घटना चक्र आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके बाद क्योंकि आप जानते हैं कि इससे लगभग जो है 15 से 20% क्वेश्चन जो है यहीं से रहता है, सिर्फ घटना चक्र से ही रहता है। आप किसी भी वर्ष का पूरा आप निकाल के देख लीजिए और उसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, आपको हूबहू मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है बेंगुएला जलधारा। बेंगुएला जलधारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के पठार के पास के घास के मैदान को कहते हैं। ब्राज़ील के पठार के पास के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कंपोज घास का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ब्राज़ील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कंपोज कहलाते हैं या कंपोज पाए जाते हैं। कंपोज और इसके बाद पंपास जो है यह शीतोष्ण घास के मैदान है जिनका विस्तार जो है अर्जेंटीना में है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है और डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स कहाँ का घास का मैदान है? तो ऑस्ट्रेलिया घास का मैदान है। वही वेल्स घास का मैदान जो है यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किलिमंजारो एक डैश किलिमंजारो है। एक किलिमंजारो क्या है? तो यह एक आग्नेयगिरी है। किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। किलिमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में से माउंट किबो के सर्वोच्च शिखर उहुरु चोटी का पहले नाम केसर विलियम स्पिट्ज था। यह जो है यह एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखीय पर्वत है। यह क्या है? तो ज्वालामुखीय पर्वत है। अगला क्वेश्चन है गोबी का मरुस्थल। सेट में आपको मिल ही जाएगा ये प्रश्न। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? तो चीन एवं मंगोलिया दोनों जगह पड़ता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में पड़ता है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग जो है यह स्वर्ण खनन हेतु जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की एक प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या? तो जोहान्सबर्ग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? स्थलरूढ़ जो देश है यह हंगरी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी क्या है? तो स्थलरूढ़ देश है। क्या है कि हंगरी स्थलरूढ़ देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं है। इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमा होती है वह किस किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ और मिस्र के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसार का छत किसे कहा जाता है। संसार का छत पामीर का पठार या तिब्बत के पठार दोनों लिखा रहता है। संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। कभी कभी तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। यानी तिब्बत का पठार किसे कहा जाता है, तो संसार का छत को। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व की स्वामिनी का नाम है। पूर्व की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व समुद्र की स्वामिनी, पूर्व समुद्र की स्वामिनी जो नाम है वह श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे जो है हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जो होता है पानी से ढका हुआ है। यानी 2/3 भाग बराबर 66% होता है। वही एक्यूरेट जो होता है वह 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कितना भाग स्थल है, तो 29 भाग सिर्फ स्थल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के स्थित सबसे निकट स्थान है। सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान जो है वह उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास अंटार्कटिका महासागर का तल है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6352 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वह कितना होती पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या जो होती है वह कितना है, तो 6356.752 किलोमीटर। कभी कभी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर लास्ट में दिया गया है और वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 64,000 किलोमीटर की लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों में से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। यह कटक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मध्य महासागरीय कटक है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपयुक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक जिसे मिड ओशियन रिज कहा जाता है, यह ग्लोब के चारों ओर 40,390 मील या 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक तथा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। अतः निकटतम उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो यह एक महासागरीय जलधारा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। बीपीएससी प्री में ये 1997-98 में पूछा गया, उसके बाद 2000 ईस्वी में भी पूछा गया। देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि लगातार 2 बार पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन यह क्या है, तो यह एक खड्ड होता है या यह एक गौर्ज होता है। क्या होता है, गौर्ज होता है। ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक गौर्ज होता है, यानी खड्ड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप जो है यह कहाँ पे अवस्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और एक क्वेश्चन प्रशांत महासागर से बार बार पूछा जाता है कि मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त कहाँ पे
अवस्थित है, तो यह भी प्रशांत महासागर में ही अवस्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुअवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम, तुवालू के दक्षिण में स्थित है। क्या? तो फिजी द्वीप। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे सुएज नहर, पनामा नहर, ये सभी आप कोई भी चीज़ को नहीं पढ़िए, मगर एक बार जो है अपने से खुद से ये जितना पढ़ाए हैं उसको पढ़िए। उसके बाद आप इसे भी सॉल्यूशन को भी एक बार देख लीजिए और अपने से अनुमान लगाइए कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। क्वेश्चन बैंक को आप पूरा पकड़ कीजिए, आपका तैयारी जो है बिल्कुल सही दिशा में सफलता की ओर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मलक्का जल संयोजक अगला क्वेश्चन है कि मलक्का जल संयोजक में आने की सुविधाएं है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं है कहाँ से कहाँ तक? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक आ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच, यह भी पूछा जाता है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है? तो यह जो है सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका विस्तार जो है सुमात्रा और जावा द्वीपों के समांतर है। ऑप्शन नंबर यानी डी ई से हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या बताती है? तो पृथ्वी की सतह से 1520 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को बताती है। ये जो है ये कुछ प्रश्न जो रहता है उसका ऑप्शन एक्यूरेट नहीं दे करके लगभग दिया गया रहता है। जैसे यह जो बीपीएससी 92-93 में ईस्वी में हुआ था, इसमें कुल 4 ही ऑप्शन दिए जाते थे, मगर वर्तमान में बीपीएससी का जो है 5 ऑप्शन दिया जाता है। मेन बीपीएससी में नेगेटिव मार्क भी होता है, लेकिन टीचर वाला में नेगेटिव मार्क की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? तो 10 से 20 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी एक्यूरेट ही है, सॉरी एक्यूरेट नहीं है यह। ओजोन परत की ऊंचाई कितना होता है आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि गरजने वाली जो है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह बीपीएससी का जो फर्स्ट वॉल्यूम निकाला गया था प्लेटफॉर्म के द्वारा, उस सेट में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। किस गोलार्ध में अवस्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के आधार पर इसे यह नाम दिया गया था, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरे का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। 2 घंटे क्या है? आगे है, अतः यह स्थित है। 2 घंटे का अर्थ होता है 120 मिनट। 2 घंटे का अर्थ 120 मिनट होता है, यानी इसमें 4 से भाग देंगे हम तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री। अब बताना है आपको पूर्वी देशांतर होगा या पश्चिमी देशांतर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी देशांतर में। यह देश किस दिशा में है उस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वही जो होता है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो अलग हुए वह कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। वलन क्रिया जो है यह किसका परिणाम होता है, तो यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो है यह आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तकला मकान अवस्थित है। तकला मकान जो है यह कहाँ पे अवस्थित है, तो चीन में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन के जो है झेंजियांग क्षेत्र में विस्तार है इसका। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में तियान शान पर्वत से घिरा है। क्या, तो तकला मकान मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह कौन सा मरुस्थल है, राजस्थान का थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल का विस्तार जो है वह भारत के साथ साथ थोड़ा पाकिस्तान में भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, यानी सीमा नहीं लगती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेबनान की सीमा जो है मृत सागर से नहीं लगती है, बल्कि जॉर्डन की सीमा लगती है, और इसके बाद जो है इजराइल की भी लगती है, फिलिस्तीन की भी लगती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो पंपास के घास का मैदान कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। किसी देश की राजधानी नहीं है, तो कैनबरा जो है यह कहाँ की राजधानी है, कैनबरा जो है यह कैनबरा किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन यह कहाँ की राजधानी है, तो न्यूजीलैंड की है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। लेकिन सिडनी जो है यह किसी भी देश की राजधानी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए आप कि उपयुक्त विकल्पों में से सिडनी किसी भी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर अवस्थित है, तो यह हिंद महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। उत्तर का वेनिस किस शहर को कहा जाता है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को। वही आप बताइएगा कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। कमेंट में आप ज़रूर बताइए, जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो यह भारतीय महासागर में स्थित है, यानी हिंद महासागर में स्थित है। यह जो है मालदीव का दक्षिणतम एटॉल होता है। क्या होता है, मालदीव का दक्षिणतम एटॉल होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। मसाई जनजाति के जो लोग होते हैं वह पूर्वी अफ्रीका के केनिया में निवास करते हैं। उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश में भी रहते हैं। कौन, तो मसाई जनजाति के लोग। सकाई जो है सकाई जो है मलय प्रायद्वीप यानी मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। वहीं किर्गिज जनजाति जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेडोइन या बद्दू जनजाति जो है अरब प्रायद्वीपीय एवं अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार आपका क्लियर हुआ होगा। इसका PDF लेके आप पढ़ सकते हैं।
PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मन का कोयला क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जर्मन का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉरेन बेसिन। रूर घाटी जो है जर्मनी में ही पड़ता है, सार बेसिन जर्मनी में भी है, और अर्चन बेसिन जो है ये भी जर्मनी का ही कोयला क्षेत्र, ये तीनों है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है भूमि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन, अरब सागर के पानी का औसत खारापन यह कितना है, तो यह 35 PPT है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं जो है अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो मृत सागर में। मृत सागर में कोई भी आदमी तैर सकता है, जिसको तैरने के लिए नहीं भी आता हो। मृत सागर में कोई डूबता नहीं है, क्योंकि वहाँ के पानी में खारापन बहुत पाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न में दिया गया है कि मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है। तुर्की के वॉन झील में 330% लवणता पाई जाती है। वही ग्रेट साल्ट लेक में 220% लवणता पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सार्गेसो सागर जो है यह एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वह अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि रोटरडेम शहर जो है, रोटरडेम शहर यह किस नदी के किनारे स्थित है। रोटरडेम शहर तो यह राइन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, राइन नदी के किनारे। और पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे। इसके बाद जो है अगला है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे। वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करना है, यानी आपको सम्मिलित करना है। अत्यधिक गर्म जगह जो है, अत्यधिक गर्म कहाँ पे पड़ता है, तो यह सहारा मरुस्थल में पड़ता है। कहाँ पे, सहारा मरुस्थल में। और ये BPSC T 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, तो यह गर्म मरुस्थल है। इसके बाद जो है अत्यधिक ठंडा जो है, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंटार्कटिका में पड़ता है। अत्यधिक वर्षा जो होता है यह चेरापूंजी में होता है, मेघालय के चेरापूंजी में होता है। और अत्यधिक सूखा जो होता है वह चिली देश में होता है। किस देश में होता है, चिली देश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। अत्यधिक सूखा यानी ए का क्या, अत्यधिक गर्म, ए का 4 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो यह किस मिट्टी में होती है, चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। क्या होती है, न्यूनतम होती है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश जो है यह चीन देश है। और सबसे ज़्यादा जो संचित भंडार है कोयला का वह किस देश के पास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश के पास है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगाड़ी में जो होती है वह कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना का खनन होता है कुलगाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? सबसे अधिक सोने का उत्पादन जो हुआ था 2019 के अनुसार आपको बताना है, क्योंकि यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। देख रहे हैं कि आप एक साल का करेंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 116 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चीन देश। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यह कौन सा देश है? अपना देश भारत है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे चीन आता है, उसके बाद रूस आता है, उसके बाद भारत आता है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद यूएई आता है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश जो हैं, यह क्या हो जाएगा प्रश्न काल में। आप इसका आंसर आप क्लियर कर लीजिएगा गूगल से या कहीं से भी। यहाँ पे ऑप्शन में तो बी लगाया गया है, भारत 2015 में पूछा गया था, लेकिन 2021 के अनुसार बताया गया है कि चीन है। वर्तमान में यही है कि ये बदल गया है, आप क्लियर कर लीजिएगा, गूगल से कंफर्म हो जाइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तेल कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल कोष जो है यह सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला देश के पास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल का प्रमाणित भंडार है। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.64% कच्चे तेल का भंडार है। और आप जानते हैं कि 1.968 जो लिखा रहता है कहीं कहीं, मान लीजिए तो 19.68 नहीं पढ़ के 19.68 पढ़ा जाता है, 19.68 पढ़ा जाता है, लेकिन हम ये पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत पढ़ रहे हैं। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोयले का समान प्रकार होता है। कोयले का समान प्रकार कोयले जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, लेकिन कोयले का समान प्रकार जो होता है वह बिटुमिनस होता है। कोयले का सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट जो होता है वह भूरा कोयला होता है, और सबसे न्यूनतम कोटि का कोयला जो होता है वह पीट होता है। क्या होता है? पीट होता है। यहाँ पे दिया गया है कोयले का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। इसमें क्या सब शामिल होते हैं? तो शक्ति शामिल होते हैं, कोयला शामिल होते हैं, तेल होते हैं, गैस होते हैं, जल विद्युत होते हैं और यूरेनियम शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातुओं के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातुओं के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है यह कौन सा है? तो लंदन शहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी होती है। तो किसके कारण ठंडी होती है? विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन जो इंगित होता है किसके द्वारा? साफ आकाश से होता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से भी होता है, और स्थल पर तापमान बढ़ने के कारण भी होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से
किस युग्म का मिलान सही है? निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये सभी का गलत दिया गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और लगभग यह वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्र में जो होती है अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं के साथ प्राप्त होती है। वही मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है, यानी होते रहता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही सही था और अन्य गलत दिया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है किस देश में? तो पंपाज में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन है कि मध्य चिली, केपटाउन तथा एडिलेड जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र में उष्ण जलवायु पाई जाती है। पंपास क्षेत्र में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाती है, लेकिन ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु यह मध्य चिली में, एडिलेड में, केपटाउन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत निवासी जो है जनजाति पिग्मी यह किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में। वही कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये जो है कांगो क्षेत्र, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति पाई जाती है। इसका सॉल्यूशन है कि पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह मुख्यतः शिकारी एवं संग्राहक जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पिग्मी निवासी है, पिग्मी जनजाति या निवासी जो है यह कहाँ का है? तो अफ्रीका का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्किमो जो है यह कहाँ के निवासी होते हैं? एस्किमो जो होते हैं यह कहाँ के निवासी होते हैं? तो कनाडा के निवासी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, यह आप देखिए कि एस्किमो जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क और उत्तरी रूस में निवास करती है। कौन जनजाति? एस्किमो जनजाति। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एस्पेरांटो यह क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन है कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जोमेनहॉफ ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह चीन देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दूसरे स्थान पर जो है भारत रेशम का उत्पादन करता है। रेशम उत्पादन का संबंध जो है सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है यह चीन देश में पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चिरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मुख्य रूप से तिब्बत में मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो होता है वह ईरान देश में होता है। अगर भारत में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जो होता है वह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िला एवं पुलवामा ज़िला में होता है। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िला में होता है और पुलवामा ज़िला में भी होता है। पुलवामा हमला आप जानते हैं
कि कब हुआ था, 2019 ईस्वी में हुआ था पुलवामा हमला। और यहीं जो है केसर का उत्पादन भी होता है। पुलवामा जिला के पामपोर में होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। संसार में अग्रणी है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन देश सही हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन फिर से देखिए आप, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। ये 1995 ईस्वी में बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। उस समय बीपीएससी में 4 ही ऑप्शन हुआ करता था। दिया गया है कि प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है द्वितीय, भारत का स्थान तृतीय पर थे। लेकिन इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जो होता है, इसके भंडार, प्रमाणित भंडार जो है सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यानी प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का है 2021 के अनुसार। इसके बाद क्रमशः चीन एवं भारत का है। इसके बाद जो है चीन एवं भारत का है। भारत जो है तीसरे स्थान पर ही रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वह कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका भी क्वेश्चन आप करेंट अफेयर के माध्यम से देख सकते हैं कि वर्तमान में बदलता भी रहता है। दिया गया है कि प्रश्नकाल में उत्तर सी सही था, लेकिन इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सऊदी अरब का सर्वाधिक तेल उत्पादक देश रहा है। अतः 2020 में यूएसए के बाद सऊदी अरब क्रूड पेट्रोलियम के उत्पादन दूसरे स्थान पर है, जबकि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार 2020 में पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तथा उसके बाद द्वितीय स्थान जो है वह रूस का है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आंसर सही भी हो के गलत हो जाता है। यानी आपको जो 2018 में था वो भी बदल के 2022 या 24 में जो है वो भी बदल जाता है। तो करंट अफेयर का ये सेक्शन कह सकते हैं आप इसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम जो उत्पादन करता है वह देश है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान देश। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2022 में विश्व में सर्वाधिक खान द्वारा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा एवं नामीबिया का स्थान आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टीन मिलता है। टीन कहाँ पर मिलता है। टीन जो मिलता है वह प्लेसर निक्षेपों में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन दिया गया है कि विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष टीन उत्पादक देश जो है यह क्रमशः चीन है, इसके बाद इंडोनेशिया है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद पेरू है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यानी मृदा को नुकसान होने से बचाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन है कि मृदा अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य जो है भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। समान अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाती है। अतः इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन जो अधिकतर मिलते हैं वह विषुवत रेखा के पास होता है।
सबसे ज़्यादा मरुस्थल जो मिलता है वह कर्क रेखा के पास होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। यह क्वेश्चन 2001-2 ईस्वी में पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी के उत्पादन एवं निर्यात में कनाडा का अग्रणी स्थान था। किसका अग्रणी स्थान था, यानी सबसे आगे था, तो कनाडा देश था। अद्यतन स्थिति FAO ईयरबुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में 50,871 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक, सबसे ज़्यादा लुगदी उत्पादक अमेरिका द्वारा किया गया, जबकि निर्यात में सबसे शीर्ष देश पर जो है वह ब्राज़ील देश है। तो किस प्रकार आंसर बदल गया आप देख रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। आपको क्या करना है, मिलान करना है। मिलान करने वाला प्रश्न है ये। तो यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो है यह पेरिस से वर्षा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 का 4 से हो जाएगा। इसके बाद ट्रांस इंडियन डेलमार्क जो है, ट्रांस इंडियन डेलमार्क यह ब्यूनर्स आयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है, ब्यूनर्स आयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है। इसके बाद जो है ट्रांस साइबेरियन डेलमार्क जो है, ट्रांस साइबेरियन डेलमार्क या सेंट पीटर्स, ट्रांस साइबेरियन डेलमार्क जो है यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। इसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस जो है यह पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका आप मिला लीजिए, क्या सही हो जाएगा। यहाँ पे वैसे सॉल्यूशन दिया भी गया है, आप PDF के माध्यम से इसे पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है। पतन का अर्थ होता है, पतन का अर्थ बंदरगाह, बंदरगाह। पतन का अर्थ क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो समुद्रों में जहाज के जो तट पर जो रुकता है, जिस स्थान पर जहाज रुकता है उसे ही बंदरगाह कहा जाता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनबरा। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, जो कि इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी सेट में आपको हम बताए हुए भी हैं। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, उसी में था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद था और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन था। को छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी बंदरगाह नगर है, सभी जो है बंदरगाह है। जैसे टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया और लंदन जो हो गया, ये बंदरगाह है। जैसे जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह क्या है, तो टोक्यो है। न्यूयॉर्क जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह है जो हडसन नदी के तट पर है। लंदन जो है टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सेंटोस। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, तो जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है, उसके बाद अजैव घटकों से भी बनता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञात है कि CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है और CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। CO2 जो है यह ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिसिसिपी डेल्टा। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला जलधारा है। वेनेजुएला जलधारा यह कहाँ की जलधारा है? वेनेजुएला जलधारा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सॉल्यूशन है कि वेनेजुएला धारा दक्षिणी अंड महासागर से बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। इस धारा का असर पश्चिमी केप कोस्ट से अंगोला तक देखा जा सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दिखता नहीं है? इनमें से कौन दिखता नहीं है? कौन दिखता नहीं है वह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहु। राहु नहीं दिखता है। पृथ्वी से 5 ग्रह को हम देख सकते हैं, जैसे बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को और शनि को, लेकिन राहु को नहीं देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो यह बर्फ के पिघलने से आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारहमासी नदियाँ वर्षा से और साथ ही ऊंचे पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ से पानी प्रभावित करती है, पानी प्राप्त करती है, प्रभावित नहीं पानी प्राप्त करती है, जिसके कारण इस प्रकार की नदियों में वर्ष भर जल का जमाव रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आदिवासियों समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमांग। क्या सही हो जाएगा? सेमांग जनजाति। सॉल्यूशन है कि निग्रिटो प्रजाति का सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आता है। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती है। उत्तर पूर्व में भारत की नागा सेमांग जनजाति इस प्रजाति में शामिल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन जो होता है वह ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन है कि ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें वैश्विक कॉफ़ी आपूर्ति की 40% हिस्सेदारी है। वियतनाम दूसरा कॉफ़ी उत्पादक देश है, जिसका विश्व के कॉफ़ी उत्पादक में 20% हिस्सा है। 40% हिस्सा किसका है? ब्राज़ील का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। खनिज संसाधनों की बहुलता ये उत्तरदायी नहीं है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। दिया गया है कि जापान में उद्योगों का विकास सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में हुआ था। यहाँ सस्ते कुशल श्रमिक और बाजार दोनों की प्रचुरता है, परंतु यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है। तो यही ऑप्शन बी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी ही गलत था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान के समीप है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? आर्कटिक क्षेत्र जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के स्थित ये दोनों है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध देश है, जिसमें ज्वार, नदमुख, समुद्री तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। दिया गया है कि मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर 10,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
है। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विश्व के सबसे संपन्न क्षेत्रों में से एक है। इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ ज्वारनदमुख, समुद्र तट इत्यादि शामिल है, जिसमें समुद्री शैवाल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, खारे दलदल और मैंग्रोव शामिल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, CWG के क्षेत्र में आते हैं। इसे इसी से डिफाइन किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की और फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर जो है 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील लगभग जो होता है, यह 21.9 किलोमीटर दूरी तक भारत की क्षेत्रीय सीमा होती है, यानी इस पर इसका अधिकार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान में जमा होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थल आकृतियाँ बनती है, यह किसके द्वारा बनती है? तो भूमिगत जल द्वारा बनती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होते हैं बर्फ़ के आकार के जमाव होते हैं, ये बर्फ़ के आकार के जमा है जो तब निर्मित होते हैं जब चूना पत्थर के ऊपर पानी घुल जाता है। इसके बाद अगला नंबर ये देखिए आप, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, BPSC टीचर में 9-10 में पूछा गया था। इसके बाद अगला भी क्वेश्चन जो है यह भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है 11-12 में। टूवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है या किस प्रकार की जलवायु है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक प्रकार की जलवायु है। इसके बाद जो है चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि टूवार्थ के अनुसार जो है भारत की जलवायु को मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की है। भारत की जलवायु निम्नलिखित प्रकार की होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु जो है यह पश्चिमी घाट व त्रिपुरा में होता है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जो होती है तटीय मैदान व प्रायद्वीप क्षेत्र भारत में होता है। इसके बाद है कि उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु जो होते हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि में होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा में होते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु अरावली के पश्चिम में होते हैं। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जो होते हैं पंजाब से असम तक के मैदानों की जलवायु होती है। इसके बाद जो है आर्द्र पर्णपाती जलवायु जो है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि में है। BPSC ने जो है इसका विकल्प जो लिया है यानी आंसर जो लिया है ऑप्शन नंबर बी लिया है, लेकिन इस बुक के अनुसार डी लिया गया है। बुक BPSC के अनुसार टूवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है मरकली पैमाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए मरकली पैमाना का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। परिणाम मापने के लिए रिएक्टर पैमाना और तीव्रता मापने के लिए मरकली पैमाना का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। निच्छालन प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कि निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिश्ते हुए मिट्टी से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह घटना होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक बरसाती दिन में क्या होता है? तो एक बरसाती दिन में शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये भी स्कूल टीचर हेडमास्टर में 10/12/2023 को पूछा गया है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप को दर्शाता है, क्योंकि आर्द्र बल वाष्पीकृत शीतलता का अनुभव करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। कारण है कि किसी भी समय में महाद्वीप अंटार्कटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ये सही, दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो गिनी की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी समय ये जो महाद्वीप होते हैं यह अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अतः अभियुक्त कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो यह प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उच्च समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थिति का जन्म होता है। अतः एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय महाद्वीप में विरल क्षीण मानसून से संबंध है। और लाल नीनो जो है, एल नीनो के बाद लाल नीनो, यह विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर से कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत होता है। इसका राइट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। एल नीनो कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया के तीसरी सबसे मीठे पानी की झील है। ये सही है। सॉरी, ये गलत दिया गया है, गलत कथन पूछा है। और इसमें जो कौन सा गलत है? और एक है 3 नंबर का गलत। इसकी सीमाएं 4 देश से, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देश से, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। नहीं, इससे नहीं लगती है, तो गलत पूछा गया था। तो इसका 1 और 3 दोनों गलत है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह झील अफ्रीका में तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 69,930 वर्ग किलोमीटर तथा औसत गहराई जो है वह 40 मीटर है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है। ऑप्शन में लिखा गया था तीसरी नहीं है बल्कि दूसरी है, वह गलत था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है दोनों गलत दिया गया है। तो चलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है कि हीट वेव ग्रीष्मकाल के दौरान किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के असमान रूप से अधिक हो जाने को कहते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तथा इससे अधिक तथा किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? हीट वेव माना जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, यह क्रिस्टोफर कोलंबस किस स्थान की खोज किए थे, यानी इसका जन्म स्थान जो है, खोजकर्ता जो है यह किस स्थान की खोज किए थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यह इटली की खोज किए थे। और जैक्स कार्टियर जो है यह फ्रांस की खोज किए थे। जैक्स कार्टियर कहाँ खोज किए थे? फ्रांस की।
सर फ्रांसिस ड्रेक जो है, सर फ्रांसिस ड्रेक, यह यूनाइटेड किंगडम की खोज किए थे। और फर्डिनेंड मैगलन जो है, फर्डिनेंड मैगलन, यह पुर्तगाल की खोज किए थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूएई के रियासती राज है, यूएई के रियासती राज के बारे में आपको बताना है। तो कौन कौन से रियासती राज हैं इसके? तो अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है, अजमान है, उस्म अल क्वेन है, फुजेरा है, रास अल खैमा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये प्रश्नगतों में जो है, प्रश्नगत विकल्पों में यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के रियासती राज्यों में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वेन, फुजेराह, रास अल खैमा शामिल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है समुद्र तल का फैलाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन दिया गया है कि लगातार नई परतों जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी एच हेस ने किया था। कब किया था? तो 1960 ईस्वी में किया था। हैरी हैस के अनुसार समुद्र तल का फैलाव दरार में मैग्मा के बढ़ने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पुरानी परत स्वयं विपरीत दिशा में रूपांतरित हो जाती है। ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे एक नई परत बन जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है घटना चक्र के विश्व के भूगोल का। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है, टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह 2023 का 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 70वीं बीपीएससी अब होने वाला है। कब? तो 30 तारीख को लगभग जून में होगा। दिया गया है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल ने गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। यह प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की प्रपट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। यह टेक्टोनिक्स प्लेट स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती है। प्लेट की इन गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद जो है भारत का भूगोल आता है। भारत का भूगोल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।